नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों अभी अभी विज्ञान का पेपर निकल कर आया है साथियों, साइंस का पेपर क्लास 10 के लिए, जो कि जो आपकी आप ईयरली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और आप ईयरली का एग्जाम तभी सबको पता चल गया होगा कि अभी तो नोटिफिकेशन तो निकल कर नहीं आया, लेकिन हमेशा की तरह आपका आप ईयरली की एग्जाम दिसंबर को होने जा रही है साथियों। ओके, और उसका जो मॉडल पेपर है वो सामने निकल कर आ चुका है, बहुत ही धांसू तरीके से आ चुका है साथियों। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रकार के यानी कि सभी विषय के मॉडल पेपर आप तक पहुंच जाए साथियों। 7 घंटे का आपका पेपर रहेगा, अच्छे नंबर का पूर्णांक रहेगा साथियों। चलो शुरू करते हैं प्यारे साथियों। तो खंड एक का पहला क्वेश्चन है इसके अंदर है कि संकुचन के समय ये हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है, तो कौन रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों वल्व। कौन रोकता है? वाल्व रोकता है। दूसरा क्वेश्चन है एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? पहले साथियों तो कहाँ पर होता है? तो वो होते हैं तंत्रिकाक्ष पर। कहाँ पर? तंत्रिकाक्ष पर उसका परिवर्तन होता है पहले विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है कि मानव में मस्तिष्क का कार्य होता है, यानी कि जो आपका दिमाग है, खोपड़ा है, उसका क्या कार्य है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ध, यानी कि सोचना भी है, संतुलन भी बनाना भी है, और हृदय का स्पंद भी होता है। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि आर आर वाई वाई जीनी संरचना का एक बाह्य लक्षण है, कि जो बाहर का लक्षण है वो आपको इसका आंसर देना है। तो गोल पीला, यानी कि बाहर का लक्षण गोला गोलाकार होता है, लेकिन पीला उसका रंग होता है। चलो कोई बात नहीं है। अगला है कि आपतन कोण का मान होता है, जो आपतन कोण होता है उसका क्या मान होता है पहले विद्यार्थियों? तो उसका मान हो जाएगा आपके सामने, क्या होगा? तो वो हो जाएगा परावर्तन कोण के समान होता है। किसके करके? परावर्तन कोण के बराबर होता है या फिर समान होता है। चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, छठा नंबर का, कि बाह्य आघातों से आंख की रक्षा करता है, यानी कि आपकी जो आंख है और उसकी बाहर की तरफ से रक्षा कौन करता है? कॉर्निया करती है, जिसको हम पुतलियां कहते हैं, पुतलियां, जिसके इस प्रकार से बाल लगे होते हैं, काले रंग की होती हैं। चलो कोई बात नहीं है, पता चल गया आप तो। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ में ये, ओके, यदि किसी परिपथ में, कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस प्रकार है और ये इस प्रकार से, और इसको क्या कहते हैं? ये चले वाला ये परिपथ है, क्या है? चलो दोबारा देखो इसको। ओके, इसका रेड कलर कर लेते हैं। ओके, अरे भैया जय यार। ओके, और ये इस प्रकार से ये परिपथ है। यदि किसी परिपथ में एक कुलाम कुलाम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब बिंदुओं को बीच बिंदुओं पर कितना वोल्ट होगा? तो वह होगा 1 वोल्ट। कितना होगा मेरे विद्यार्थियों? 1 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किसी पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है एक चीज, और दाब पर भी निर्भर नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण में लोहे के ऊपर भरी परत पर चढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं लोहे। वातावरण में लोहे के ऊपर की परत, यानी कि जो आता लोहा होता है उसके ऊपर जो भी क्रिया होती है, जंग लग जाती है। क्या होता है? जंग लग जाती है, तो चाहे संचारण कहते हैं, संचारण कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कि धातुएं संयोजन कोष से इलेक्ट्रॉनिक त्याग कर किसका निर्माण करती है? जो धातुएं हैं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, और फिर किसका निर्माण करती है पहले साथियों? तो वो करती है धनायन का। किसका करती है? धनायन। धनायन का थोड़ी करती है, बिल्कुल सही है भाई, धनायन का उसको निर्माण करती है। चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि O3 किसका प्रतीक है? तो O3 हो जाएगा इसके ओजोन का। किसका? ओजोन का। आपसे पूछा जाएगा O2 किसका प्रतीक है? तो ऑक्सीजन का। चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दांतों का दंत से पीएच का मान कितना होता है? कितने से शुरू होता है? कितने से शुरू होता है? तो 5.5 से। 5 पॉइंट से कम होता है पहले दांती। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर हमें, कि पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम होता है? क्या है? पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम होता है? बहुत सारे अंडा से करके आएंगे, लेकिन अंडा से नहीं होता है, पुंकेसर होता है। पुष्प की बात हो रही है, पुष्प नर की बात हो रही है। ओके, अगला अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय बनाना है, यानी कि आपको विद्युत चुंबक बनाना है तो क्या करना होगा? तो कठोर लोहे का बनता है साथियों। यानी कि विद्युत का जो चुंबक होता है वो किसका बनता है? बिल्कुल कठोर लोहा होना चाहिए, जब भी चुंबक आपका बनेगा साथियों। सर अगला क्वेश्चन देखेंगे रिक्त वाले, तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिया टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। अगला, यदि कोई अन्य आंसर हो तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि उसका आंसर बिल्कुल सटीक दे सकूं। दूसरा है कि प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, तो सबको पता रहना चाहिए फ्लोरीन है साथियों, फ्लोरीन है। अगला है कि मादे में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अगला है चौथा नंबर का, कि नल के पीएच का मान कितना होता है? तो वो होता है 6.5। अगला है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 9 पॉइंट सॉरी 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 एक दोबारा देखो, पीएच मान, नल के पीएच का मान कितना होता है? 6.5 व 9.5 के बीच होता है। ओके, अगला कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। ओके, यदि दशमलव के बाद में जो भी संख्या होती है एक एक करके पढ़ा जाता है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कि वोल्ट मीटर के सदैव परिपथ में संयोजन क्रिया होती है, तो समांतर समानांतर क्रम होता है। अगला है कि हरे पौधे में अरे सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नील नील हरित कौशल शैवाल कहते हैं। ओके, एक आगे यूट्यूब चैनल पे एक ऑप्शन आता है ऊपर CCC, जिसका मतलब होता है कि जो भी हम बोले तो उसका नीचे ट्रांजेक्शन होता चलता रहता है हिंदी के अंदर इंग्लिश में, इसलिए उसको चालू रखिएगा कि जब मैं भी शब्द बोलूँ हिंदी वाला तो नीचे आपको सुनाई दे पड़े, यानी कि दिख सके। बोल रहा हूँ जो अलग है, लेकिन दिख सके, बोलने में समझ में नहीं आए तो आपके दिखने वाला चालू रखना साथी हूँ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, 1 मिनट को साथी।
चलो देखते हैं कि दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसका नाम बताते हैं इलेक्ट्रिक अम्ल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक अम्ल। उसका सूत्र होता है C3H603। ओके, ये इसका होता है, जो भी होता है वो होता है। अगर आएंगे निम्नलिखित तत्वों के युग्म को के संयोजक बनने वाली स्थिर द्विधारी यौगिकों के सूत्र आपको लिखना है। चलो देखते हैं। ये रहे साथियों, तो युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्वैताई यौगिकों की सूत्र इस प्रकार से रहे। बहुत सारे दे लिए मैंने। मैग्नीशियम और क्लोरीन Cl, यानी कि मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाते हैं। ओके, MgLCl ये बनाते हैं। अगला है इसके अंदर परमाणु संख्या 71, यानी कि परमाणु संख्या 71 वाला तत्व ल्यूटेटियम, यानी कि लू, इसकी संयोजकता कितनी है? पूरे 3 है विद्यार्थियों। इसलिए ल्यूटेटियम और फ्लोरीन मिलकर ल्यूटेटियम फ्लोराइड बनाते हैं। ओके, इस प्रकार से बहुत सारे हो गए, बहुत सारे ले लिए मैंने। अगला है कि एल्यूमिनियम और आयोडीन मिलकर एल्यूमिनियम आयोडीन बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं। अगला है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन और मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं है। आगे पासपोर्स पासपोर्स और फ्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? पासपोर्स ट्राइफ्लोराइड या पासपोर्स पेटाफ्लोराइड बनाते हैं। चलो ये बहुत सारे हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ ही, इसको छोड़ो अगली बात पे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का कि हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है साथियों? तो इसका भी देख लेते हैं, बहुत सटीक तरीके से होता है। ये रहा साथियों, हीरो की 3D संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं में संयोजक रूप से बंधा हुआ होता है। किस रूप से? संयोजक रूप से बना हुआ होता है। और इस प्रकार कोई मुल्क ने मुक्त इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, और इसलिए यह विद्युत का संचालन नहीं करता है। चलो आपको समझ में आ गया इस प्रकार से। यदि नहीं आया हो तो यूट्यूब पर एक वीडियो पर देख लेना साथियों, उससे आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा साथियों। चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अब आपको एक चीज बता दूं, ये जरूर नहीं कि आपको कार्बन का 6 लिखा है, बिल्कुल 6 लिखना है। आपको ज्यादा बड़ी चीज एक नंबर क्वेश्चन एक पंक्ति में आपको तो देना है, लेकिन मैं आपको बड़ी चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में जा रही हूँ। अगला है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो होती है तंत्रिका इकाई, सॉरी कोशिका। तंत्रिका कोशिका ये उसकी इकाई होती है। और न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। ओके, चलो छोड़ो अगला क्वेश्चन देखेंगे हमें कि प्लाज्मोडियम के प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो वह होता है अलैंगिक प्रजनन की विधि। अलैंगिक प्रजनन की विधि के द्वारा होता है। अगला है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस से दूरी में क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है? तो उसका संबंध देखने के लिए हमें ध्रुव और वक्रता के केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को ये कहते हैं। ये नहीं होता यार, वक्रता तो संबंध बताना है। चलो संबंध इसको देख लेते हैं। संबंध बहुत बड़ा है साथियों उसका। देखो, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, यानी कि त्रिज्या को r कहते हैं, फोकस दूरी को f के बीच इस संबंध प्रकाश, ये इस प्रकार सूत्र इसका दिया गया है। इसका यह मतलब है गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण के बारे में कुछ इस प्रकार से विशेषता बारे में दी गई है। तो गोलीय दर्पण जिस गोली का काटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच केंद्र में स्थित होता है। किसी प्रकार से तंत्र के प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को फोकस दूरी से दर्पण दर्शाया जाता है। फोकस कम दूरी वाला लेंस प्रकाश को मोड़ने में ज्यादा क्षमता होती है। इसके बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोड़ो इस बात को। अगला क्वेश्चन आज देखेंगे 8 नंबर का कि मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो ये परिभाषित है कि ध्रुव और वक्रता से केंद्र के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं साथियों। ओके, बस ये चीज आपको लिख देनी, 1 नंबर आपके सामने पक्का हो जाएगा। आगे है कि क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है? इसका कारण देख लिए थे साथियों। ये देखिए साथियों, इसका कारण बहुत लंबा छोटा है। चुंबकीय सतह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटते नहीं है। ऐसा करने पर उस बिंदु को चुंबकीय सतह की 2 दिशाएं होती है जो संभव नहीं है। चलो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगला कि अगर 2 चुंबकीय सतह एक रेखा दूसरे को काटती है तो उस बिंदु पर कंपास की सुई 2 अलग अलग दिशा में इंगित करती है। चलो कोई बात नहीं, अगला टॉपिक देखेंगे कि अगर चुंबकीय सतह रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उस बिंदु पर एक ही सतह की 2 दिशाएं होती है। ओके, चुंबकीय सतह की जुड़ी हुई इतना बड़ा हमको नहीं लिखना है, छोटा बड़ा आपको लिख देना है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखना है, यानी कि पर्यावरण में विघटन करने वाले आपके जीवों के बारे में लिखना है। चलो देखते हैं इसके बारे में लिख लेते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर मौजूद है, चिंता न करें, सभी का आंसर आपको सटीक तरीके से देखोगे साथियों। तो देखो साथियों, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका इस प्रकार से नीचे दी गई है, पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेंगे। तो पहला पॉइंट है कि पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें बैक्टीरिया, कवक और शैवाल भी शामिल है। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इनमें क्या है? बैक्टीरिया शामिल होता है, कवक होता है, शैवाल होता है, ओके, अमीबा भी होता है। ओके, अगला है कि सूक्ष्म जीव पर्यावरण के प्रदूषण को साफ करने में मदद करती है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण के प्रदूषक यानी कि प्रदूषण होता है उसको साफ करने में हमारी मदद करता है साथियों, हमको हानिकारक पदार्थ उसे बताता है। अरे भाई किधर गया? अगला पॉइंट देखो साथियों, तीसरा नंबर का है कि सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल बायो रेमेडिएशन के लिए किया जाता है। बायो रेमेडिएशन में जैविक एजेंटों जैसे पौधों और सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके पर्यावरण प्रदूषकों के प्रभावों को कम किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है कि सूक्ष्म जीवों की मदद से प्लास्टिक जैसे अपशिष्ट का विघटन है। सूक्ष्म जीवों की कभी हम प्लास्टिक देते हैं, जैसे गाड़ देते हैं तो उसको सूक्ष्म जीवों की देर विघटन मिल जाता है उसके अंदर।
अगला पॉइंट है कि सूक्ष्म जीवों की मदद से कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है, जिसे जीव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बन का जो हमारे कभी मोबाइल के अंदर भी कार्बन होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटन करते हैं, कि उसको उनके अनुसार मिला देते हैं। ओके, नष्ट कर देते हैं, ये ऐसे समझो आप। अगला पॉइंट है, अरे भैया जा, कि जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले पदार्थों की संरचना कमजोर होती है, फिर विखंडन होता है और अंत में पुराने पदार्थों को नई कोशिका में शामिल किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, आगे समझ में तो आप इस पर में लेकर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन नंबर का खंड आ चुका है साथियों, शब्द सीमा 50 से है, तो देखते हैं साथियों इस नंबर का, इस चौथा नंबर को आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का। देखो साथियों, विकृत गंधिका को समझाना है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है साथियों। यदि हमारी क्वेश्चन आ जाता है तो हम बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं, और 5 नंबर का आता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि विकृत गंधिका को समझाना, एक्सप्लेन रेंचडी। ओके, तो देखो साथियों, जो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, अरे भाई स्पष्ट बताया गया कि जब भोजन में वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो भोजन का स्वाद और गंध बदल जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसमें भोजन का स्वाद भी बदल जाता है, और जो गंध रहती है यानी कि खुशबू रहती है वो भी इसमें बदल जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि इसे रेसिडिटी भी कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया भोजन के पोषण मानकों की समाप्त कर देती है। ओके, सरल शब्दों में विकृत गंधिता भोजन का इस प्रकार खराब हो जाना कि वह अनुपयुक्त और उपयोग के लिए अवांछित हो जाना। इस प्रकार समझिए, आपकी दाल बनाई है शाम को, सुबह गर्मी पड़ रही है खतरनाक तरीके से, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका जो तेल है, तेल ऊपर आ जाएगा मेरे साथ में, क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और इसमें इतनी खतरनाक बदबू आएगी कि आप उसको सूंघ तक नहीं सकते। इस प्रकार से इसे कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। आया समझ में? इस प्रकार की चिंता मत किया करो, बस आप मुझे एक बार नोटिस किया करो, सर ये बताओ मुझे, तो बताइए फटाफट तरीके से। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, छोड़ो इस बात को, अगला क्वेश्चन की 4 प्रक्रियात्मक समूह के नाम बताना है। 4 प्रक्रियात्मक समूह के नाम बताना, और उसके बारे में विस्तार से आपको लिखना है। समूह के नाम के बारे में बता देता हूँ। इसमें कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक, देखो साथी इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक, ओके, इस प्रकार से। दूसरा है कि कीटोन, तीसरा एल्डिहाइड, इस प्रकार से एल्डिहाइड। चौथा है एल्कोहल जी, एल्कोहल जी, ठीक ये। ओके, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को भी। अगला क्वेश्चन टाइप करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर की 7 नंबर का, कि मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी करना है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा सेवन करते हैं तो घातक हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। चलो देखते हैं, यहाँ पर दिया गया मेथेनॉल के बारे में। हाँ, मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है। मेथेनॉल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है, और इसका सेवन सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। मेथेनॉल से जुड़ी कुछ बातें नीचे दी गई। देखो साथी, मेथेनॉल को लीवर में ऑक्सीकृत होने पर ऑक्सीकृत होने पर मेथेनॉल बनता है, वहां पर जाने के बाद बनता है। मेथेनॉल कोशिकाओं के घटकों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, यानी कि किसी प्रकार की क्रिया होती है, उसके बाद में कुछ प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म जम जाता है, कि जैसे पतली जमती है, इस प्रकार से प्रोटोप्लाज्म जम जाता है, और आपटिक तंत्रिका प्रभावित होती है, जिससे अंधापन हो सकता है। आपटिक तंत्रिका अनेक प्रकार के, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की तंत्रिका विद्यमान रहती है और प्रभावित होती है, जिससे अंधापन होते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, हो सकता है। मेथेनॉल के सेवन से शरीर में अतिरिक्त एसिड बन लेता है। मेथेनॉल से होने वाले जहर को हेमोडायलिसिस ठीक किया जा सकता है, कि मेथेनॉल से किसी प्रकार का जहर फैल जाता है, तो ठीक करने के लिए क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस की मदद लेनी पड़ती है, उसे ठीक कर सकते हैं। अगला है कि मेथेनॉल से जुड़ी कुछ समस्याएं, कोमा, सांस संबंधी रोग, मेटाबॉलिज्म का काम न करना, पार्किंसंस जैसी बीमारियां फैलती है मेथेनॉल से। जो कोई बात नहीं, हमसे बीमारी से दूर रहना है, और ये आपको काम नहीं करना है, बस आप इसके बारे में पढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, छोड़ो। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है, कि आपके यदि आपने कभी पौधा लगाया हो तो पता करना कि उसका पोषण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखो साथियों, यहाँ पर दिए गए हैं पौधे के बारे में। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, वृक्ष कवक करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषण के अवशोषण में सहायता मिलती, पोषण प्रदान करते हैं, और उनके बदले में क्या मिलता है, उसको जल और पोषण मिलता है साथियों। ओके, वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व रहने का स्थान, आवास एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक देता है। शैवाल होता है, तो शैवाल उसके बदले में क्या देते हैं, शैवाल को बदले में क्या देते हैं, उसको देता है जल और पोषक तत्व उसको देता है साथ। इस कारण उसकी जल की क्षमता खत्म हो जाती है, पोषक तत्व की जो भूख होती है खत्म हो जाती है साथ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिवर्तन एक दूसरे से किस प्रकार अलग है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमको बताइए साथियों। चलो बता देते हैं। ये देखिए साथियों, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता में इस प्रकार से अंतर दिया गया है, कि सामान्य वृद्धि में शरीर में होने वाली परिवर्तनों में लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर के आकार में बदलाव शामिल है। वह लैंगिक परिवर्तन में यौवन के दौरान होने वाले बदलाव, यौवन के दौरान की जवान होने के दौरान ये सारे बदलाव इसके अंदर होते हैं साथियों। ओके, लैंगिक परिवर्तन के कुछ लक्षण इस प्रकार से दिए गए हैं, देखो साथियों।
आवाज का फटना ये मेरे अंदर है, बालों का नया पैटर्न ये मेरे अंदर है, महिलाओं में स्त्रीत्व का विकास ये मेरे अंदर नहीं है, त्वचा का तेलिया होना ये भी मेरे अंदर है साथियों, चेहरे पर मुंह से निकलना ये भी मेरे अंदर है, रज्जो धर्म शुरू होना ये मेरे अंदर नहीं है। ओके साथियों, ये मुझे मालूम है क्या होता है, साइंस वाले मुझे बताइए साथियों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र, नादा यानी कि स्त्री का जो जनतंत्र होता है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना किस प्रकार का होता है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ साथ में। इस प्रकार से होता है मादा मनुष्य के जनतंत्र का वाहन, ये देखो यहाँ पर गर्भाशय होता है, यहाँ पर पहले पैर नालिकाएं होती हैं, और यहाँ पर पिंबर, यहाँ पर ये अंडाशय होता है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम सर्विस के इस प्रकार यहाँ पर योनि होती है। क्या होती है, ये योनि है साथ में। मादा जनतंत्र का ये भाग है जो स्त्री है, इसका जो योनि है तो वो आप समझ सकते हो क्या होती है। ओके, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के प्रवेश करती है इसके मार्ग दर्शाते हुए एक आप आरेख बनाना है, हवा से पानी की तरफ से ये आपको करना है साथ ही। अगला कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, सीधे होते हैं तो छोटे होते हैं साथ ही। देखो, उत्तल दर्पण पर में पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित किया जाता है, इसलिए इन दर्पणों से बनी छवि हमेशा काल्पनिक या कल्पना कर सकते हैं, उसकी आभासी कर सकते, कल्पना कर सकते हैं कि ये इस प्रकार से बन सकता है, उस प्रकार से हो सकता है। उत्तल दर्पण से बनी छवि वास्तविक वस्तु के आकार से छोटी होती है, वास्तविक वस्तु से छोटी होती है बनी छवि, यानी कि हम किसी की कल्पना करते हैं तो वास्तविक चीज बनाते हैं उससे छोटी होती है तब। ओके, अगला है कि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच होती है तो दर्पण के बीच ध्रुव और फोकस के बीच एक छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु बहुत ही छोटे और इसका प्रतिबिंब एक वस्तु के समान भी हो सकता है, वो तो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार से दिए गए हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है और उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव तक खत्म भी हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ओके, आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर दर्शाता है, आगे ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भीड़ भाड़ वाली होती है और दूर दूर स्थिति होती है। आगे है कि क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदिश होती है। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ओके, आया समझ में। इस प्रकार से आपको परीक्षा में भी लिखना है, आप चिंता मत करो, टीम में पीडीएफ दे देगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप अच्छे प्रकार से इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि लघुपतन से आप क्या समझते हैं, तो इसके बाद में आप भी लिख सकते हो कि मैं बताऊं क्या। चलो देख लेते, बता देता हूँ। तो ये लीजिए आप लघुपतन के बारे में। जब विद्युत परिपथ में विद्युत में उदासीन तार आपस में मिल जाते हैं तो उसे लघुपतन कहते हैं। आया समझ में। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो क्या हो जाता है, और धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे परिपथ के तार बहुत गर्म हो जाते हैं और लघुपतन की जगह चिंगारी पैदा होने लगती है। लघुपतन की वजह से घरों में घर में आग भी लग सकती है साथ ही। ये लघुपतन के कारण हो सकते हैं। दोनों तार की आपस में जुड़ जाना, प्लस माइनस संयोजन तारों पर विद्युत रोशनी की कमी होना, विद्युत स्विच और प्लग में खराबी होना, इस प्रकार से आग में लग जाती है। लघु पतन से बचने के लिए विद्युत परिपथ के गर्म तारों के साथ विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में खत्म हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधि आप पर्यावरण के अनुकूल सुलझाना है तो इसके बारे में आप बता सकते हो। खंड 6 में 16 क्वेश्चन है और 17वां भी है भाई, 18वां 19वां 20वां भी, क्या बहुत सारे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन रह गए। चलो उसके बारे में आप अच्छे प्रकार से नॉलेज है मुझे, लेकिन फिर भी देखते हैं। 7 क्वेश्चन रह गए, उसको आप लिख सकते हो, देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है तो चलो कोई बात नहीं है। यदि क्या लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों के जय जय भारत।